Very good morning to all my dear students. I hope you all are fit and fine. So here we go with the disclaimer. Yeah, once again, very good morning. It is hereby declared that the production of the said content is meant for non-commercial, scholastic, and research purposes only. We admit that some of the content or the images provided in this channel's video may be obtained through the routine Google image searches, and few of them may be under copyright protection. Such usage is completely inadvertent. It is quite possible that we overlook to give full scholarly credit to the copyright owners. We believe that the non-commercial only for educational use of the material may allow the video in question fall under fair use of such content. However, we honor the copyright holders' rights and the video shall be deleted from our channel in case of any such claim received by us or reported to us. Please be online, students. Today we are going to learn the concept of money market instruments, that is treasury bill, commercial papers, repos, and all those things. So before we move to the just a minute. Yeah. So before we move to the theoretical aspects, we'll show you one video. It's a video of 12 to 13 minutes. So once we complete that video, then we'll go with our basics, with our syllabus. Okay. So please be online. I'm sharing it.
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का करंट अफेयर्स फंडा में स्वागत है। आज हम बैंकिंग सिस्टम के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करेंगे। देखिए, अगर हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अधिकतर क्वेश्चन फाइनेंशियल मार्केट से ही फॉर्म होते हैं। अब ये टॉपिक अपने आप में ही इतना बड़ा है कि हम इसे एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम इस टॉपिक को 2 वीडियोस में कवर करेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मार्केट कितने टाइप का होता है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है मनी मार्केट एंड दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। अब हम फाइनेंशियल मार्केट के फर्स्ट पार्ट में मनी मार्केट के बारे में जानेंगे कि आखिर में मनी मार्केट है क्या। चलिए फिर सबसे पहले मनी मार्केट के बारे में ही पढ़ लेते हैं। अब मनी मार्केट, देखिए मार्केट का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हम लेन देन कर सके, और मनी का मतलब पैसों से। तो मनी मार्केट हो गया जहां पे हम पैसों का लेन देन कर सके, उसे हम कहेंगे मनी मार्केट। अब एक ऐसा मार्केट जहां बैंक हो, बिजनेस या गवर्नमेंट की शॉर्ट टर्म कैपिटल नीड्स को पूरा किया जा सके। यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा, शॉर्ट टर्म नीड्स मतलब थोड़े समय की जरूरत को पूरा किया जा सके। अब यहाँ शॉर्ट टर्म का मतलब है जैसे कि एक दिन हो गया, फ्यू डेज हो गए, कुछ वीक्स की बात कर ली गई, कुछ महीने हो गए, लेकिन ये टाइम हमेशा 1 ईयर से कम होगा। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए मनी मार्केट के अंदर हम उन इंस्ट्रूमेंट को शामिल करेंगे जो 1 ईयर से कम की कैपिटल नीड्स को पूरा करते हो। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे हम इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में समझ लेते हैं कि मनी मार्केट की क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले जो ट्रेड और इंडस्ट्री है उसके विकास करने के लिए मनी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अब आपको उसके लिए फंड्स की जरूरत होगी, लेकिन आपको शॉर्ट टाइम के लिए ही फंड चाहिए, तो आप मनी मार्केट से अपनी फंड्स की जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अब स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक, अब जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनका जो वर्क स्मूथली चल सके, तो ये सब किसके द्वारा होता है, मनी मार्केट के द्वारा। अब मनी मार्केट पे सेंट्रल बैंक का कंट्रोल रहता है। अब सेंट्रल बैंक कौन सा है, आरबीआई। अब जो मनी मार्केट है ये पब्लिक की सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करता है कि जो पब्लिक है वो अपनी सेविंग करे मनी मार्केट में, जिससे कि जो भी कैपिटल नीड्स है उसे पूरा किया जा सके। फंड्स के मोबिलाइजेशन में भी हेल्प करता है। तो ये थे मनी मार्केट के इंपॉर्टेंस, मनी मार्केट क्यों जरूरी है। चलिए आगे हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम जो है कैपिटल नीड्स को पूरा कर सकते हैं। जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, ट्रेजरी बिल को हम टी बिल भी कहते हैं, कमर्शियल पेपर सीपी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मतलब सीडी, एंड कॉल मनी को डिस्कस करेंगे, कैश मैनेजमेंट बिल को डिस्कस करेंगे। आगे इन पांचों इंस्ट्रूमेंट को हम डिटेल में समझेंगे। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहले हम ट्रेजरी बिल की बात करते हैं। देखिए, जैसे मैंने पीछे आपको बताया था, ट्रेजरी बिल को हम टी बिल्स भी कहते हैं। अब ये मनी मार्केट का सबसे सेफेस्ट मतलब सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट है। अब ये कब इशू किया जाता है, जब कभी गवर्नमेंट को कैपिटल की जरूरत होती है, तो आरबीआई क्या करता है, ट्रेजरी बिल को इशू करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेजरी बिल आर इशूड तब इशू किए जाते हैं जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत हो। अब हम इसे जीरो कूपन बॉन्ड भी कहते हैं। देखिए, यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि जीरो कूपन बॉन्ड किसे कहते हैं, तो आपको सिंपली टिक करना होगा टी बिल्स मतलब ट्रेजरी बिल को। अब जीरो कूपन बॉन्ड्स होते क्या है, देखिए ऐसे बॉन्ड्स जिसपे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि जब हमें इंटरेस्ट ही नहीं मिल रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। देखिए, जैसे कोई कंपनी है, उसने अपने शेयर्स इशू किए, तो वो क्या करेगा, वो शेयर्स फेस वैल्यू पे इशू ना करके डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू कर देगा। जैसे कि 10 रुपीज का शेयर है, अब उसने क्या किया, उसने 10 रुपीज का शेयर इशू ना करके 9 रुपीज में इशू किया। जब इसका टाइम पूरा हो गया ट्रेजरी बिल का, तो पब्लिक को उसके 10 रुपीज वापस कर दिए। तो यहाँ से पब्लिक को 1 रुपए का फायदा हो गया। तो यही है जीरो कूपन बॉन्ड। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बल्कि हमें डिस्काउंटेड वैल्यू का फायदा होता है। अब यहाँ पे आपको लर्न करना होगा कि मिनिमम अमाउंट कितनी होती है, कि ट्रेजरी बिल की मिनिमम वैल्यू होती है 25,000। इससे कम के ट्रेजरी बिल इशू नहीं हो सकते, और मैक्सिमम वैल्यू की कोई लिमिट नहीं होती। अब यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, ट्रेजरी बिल
फर्स्ट इशूड इन इंडिया, ट्रेजरी बिल इंडिया में कब इशू हुआ था? तो ट्रेजरी बिल इशू हुआ था 1917 में। चलिए आगे बात करेंगे हम कि जो ट्रेजरी बिल होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। देखिए ट्रेजरी बिल हम जो टाइम पीरियड के हिसाब से इशू करते हैं, देखिए जैसे 91 डेज के हो गए, 182 डेज के हो गए और 364 डेज के हो गए। तो यहाँ से आप कह सकते हैं ट्रेजरी बिल 3 टाइप्स के होते हैं जिनका टाइम ड्यूरेशन एक तो होता है 91 डेज का, 182 डेज का और 364 डेज का। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे ट्रेजरी बिल। चलिए आगे हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानते हैं। अब नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर इज एन अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ प्रोमिसरी नोट। कमर्शियल पेपर अनसिक्योर्ड होते हैं क्योंकि ये हाईली रेटेड कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। अगर यही पेपर्स किसी बैंक के द्वारा या फिर किसी गवर्नमेंट एजेंसी या गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते तो ये क्या होते हैं? सिक्योर्ड होते। तो यहाँ से आपको याद रखना होगा कि जो कमर्शियल पेपर है वो हाईली रेटेड कंपनी के द्वारा इशू किए जाते हैं। अब ये कौन सी कंपनीज कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती हैं? देखिए ऐसी कंपनीज जिनकी जो टेंजिबल नेट वर्थ है वो क्या होनी चाहिए? 4 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। अगर उनकी टेंजिबल नेट वर्थ 4 करोड़ से कम है तो वो कमर्शियल पेपर इशू करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है। देखिए ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें लिखी हुई अमाउंट को पे करने का प्रॉमिस किया जाता है तो हम उन डॉक्यूमेंट को प्रोमिसरी नोट कहते हैं। आगे हम इनके पीरियड के बारे में जानेंगे। देखिए मिनिमम पीरियड की बात करें तो कमर्शियल पेपर इशू करने का मिनिमम पीरियड होता है 7 डेज। मतलब आप 7 डेज के कम के कमर्शियल पेपर्स इशू नहीं कर सकते। और मैक्सिमम पीरियड की बात करें तो 1 ईयर। अब इनकी मिनिमम वैल्यू को जान लेते हैं कि कमर्शियल पेपर इशू करने की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है। तो मिनिमम वैल्यू है 5 लाख। अगर आप उसके ज्यादा के इशू करना चाहते हैं तो हम उसके मल्टीपल्स में इशू करेंगे। जैसे 5 लाख हो गया, उसके बाद 10 लाख, 15 लाख। अब इसकी कोई भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होती है। मिनिमम वैल्यू तो है 5 लाख लेकिन मैक्सिमम If you can't find a way to make money while you sleep, you will have to work till you die. This is one of my favorite. मैक्सिमम वैल्यू कोई नहीं होगी। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बारे में जानते हैं। इसे हम सीडी भी कहते हैं। देखिए अब जो सीडी है ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिक्योर्ड डिपॉजिट भी कहते हैं। अब यहाँ पे इसके पीरियड के बारे में जान लेते हैं। देखिए यहाँ पे मिनिमम पीरियड इसका क्या है? 7 डेज और मैक्सिमम पीरियड क्या है? 1 ईयर। अब यहाँ पे डिनोमिनेशन के बारे में जानते हैं। सीडी को इशू करने की मिनिमम वैल्यू है 1 लाख और आप उसके ज्यादा की सीडी इशू करना चाहते हैं तो उसके 1 लाख के मल्टीपल्स में इशू होंगे। जैसे 1 लाख हो गया, 2 लाख हो गया या फिर ऐसे 3 लाख। अब इसकी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है कि कोई एक फिक्स लिमिट नहीं है कि आप 10 लाख तक के ही इशू कर सकते हैं। मिनिमम वैल्यू है 1 लाख और मैक्सिमम वैल्यू कोई डिसाइडेड नहीं है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट के बारे में जानेंगे हम। चलिए आगे हम कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में पढ़ते हैं। देखिए कैश मैनेजमेंट बिल आर शॉर्ट टर्म बिल्स। ये शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं। अब ये किसके द्वारा इशू किए जाते हैं? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए इशू किए जाते हैं। अब ये 90 डेज के लिए होते हैं। आप इसे 90 डेज के ज्यादा के लिए इशू नहीं कर सकते। जैसे किसी बैंक को जैसे गवर्नमेंट को कुछ फंड की जरूरत है लेकिन उसका जो फंड की नीड है वो 90 डेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगी तो वो क्या करेगा? कैश मैनेजमेंट बिल को इशू करेगा। अब ये भी डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किए जाते हैं। जैसे कि ट्रेजरी बिल डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किए जाते थे, इसे भी कैश मैनेजमेंट बिल को डिस्काउंटेड वैल्यू पे इशू किया जाता है और रिडीम किस पे किए जाते हैं? फेस वैल्यू पे। बस यहाँ पे ट्रेजरी बिल और कैश मैनेजमेंट बिल में इतना डिफरेंस है। कैश मैनेजमेंट बिल 90 डेज से ज्यादा के इशू नहीं किए जा सकते और अगर हम ट्रेजरी बिल की बात करें तो वो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज के पीरियड में इशू किए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे हम कॉल मनी के बारे में पढ़ लेते हैं कि कॉल मनी क्या है। देखिए द कॉल मनी मार्केट इज द मार्केट वेयर ओवरनाइट लोन कैन बी अवेल्ड बाय बैंक टू मीट लिक्विडिटी। जब बैंक्स को अपने एक दिन की लिक्विडिटी, एक दिन की कैपिटल नीड्स की जरूरत होती है तो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट इशू करती है? कॉल मनी। तो मेनली आपको यहाँ पता होना चाहिए जो कॉल मनी इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ एक दिन की कैपिटल नीड्स को पूरा करता है। तो आप इसे एक जगह जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक दिन की कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए हम कॉल मनी को बैंक जो है वो कॉल मनी को इशू करता है। चलिए आगे हम नोटिस मनी की बात करते हैं। जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था, कॉल मनी एक
दिन के टाइम पीरियड के लिए इशू की जाती है। अब हमें एक दिन से ज्यादा दिन के लिए मनी की जरूरत है, तो हम उस मनी को क्या कहेंगे? नोटिस मनी। इफ बैंक नीड्स फंड्स फॉर मोर देन 1 डेज, अगर उसे एक दिन से ज्यादा के लिए मनी की जरूरत है तो वो क्या मनी क्या कहलाएगी? नोटिस मनी। अब ये 14 डेज से ज्यादा की नहीं हो सकती, तो इसका टाइम पीरियड होगा 2 to मतलब 14 डेज, मतलब 2 से लेकर 14 दिन तक। अब टर्म मनी की बात कर ले। अब बैंक को क्या जरूरत है? 14 दिन से ज्यादा के लिए कैपिटल नीड्स की जरूरत है, तो वो क्या इशू करेगा? तो उस मनी को कहेंगे टर्म मनी। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि कॉल मनी क्या होती है, नोटिस मनी क्या होती है, टर्म मनी क्या होती है। कॉल मनी हो गई जो एक दिन की जरूरत को पूरा करती है, नोटिस मनी जो 1 डे से ज्यादा लेकिन 14 डे से कम की कैपिटल नीड्स को कंप्लीट करती है, एंड टर्म मनी जो 14 डेज की कैपिटल नीड्स को कंप्लीट करती है। चलिए अब यहाँ पे हम मनी मार्केट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज को डिस्कस कर लेते हैं, जिससे कि आप अवेयर हो सके कि एग्जाम में किस टाइप से मनी मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। द टाइप ऑफ मार्केट इन विच सिक्योरिटीज विद लेस देन 1 ईयर मेच्योरिटी आर ट्रेडेड इज क्लासिफाइड। ऐसे कौन सा मार्केट है जहाँ पे जो सिक्योरिटीज होती है उनका मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम होता है? तो मैंने इस वीडियो में बहुत क्लियरली बताया गया है कि ऐसा कौन सा मार्केट है जिसका जो टाइम पीरियड है वो 1 ईयर से कम का होगा। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इफ ट्रेजरी बिल ऑक्शन, अगर हम ट्रेजरी बिल को ऑक्शन करें तो उसको किस वैल्यू पे बेचा जाएगा? फेस वैल्यू पे बेचा जाएगा, प्रीमियम बेसिस पे बेचा जाएगा, या फिर डिस्काउंटेड बेसिस पे बेचा जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं उन्हें डिस्काउंट बेसिस पे बेचा जाता है। अगर हम रिडीम करने की बात करें तो उन्हें फेस वैल्यू पे रिडीम किया जाता है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा डिस्काउंट बेसिस। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। व्हाट इज कॉल मनी? कि कॉल मनी क्या है? अगर आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो आप इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं कि आखिर में कॉल मनी है क्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड टू द मनी मार्केट? कि जो नीचे इंस्ट्रूमेंट दिए गए हैं इनमें से कौन सा मनी मार्केट से रिलेट नहीं करता है? जैसे कि हमने वीडियो में ट्रेजरी बिल के बारे में जाना है, कमर्शियल पेपर्स के बारे में भी पढ़ा है और सीडीज के बारे में भी पढ़ा है, लेकिन शेयर्स के बारे में हमने इस वीडियो में नहीं पढ़ा। जो शेयर्स है ये कैपिटल मार्केट का हिस्सा है, इसलिए ये जो है कैपिटल मार्केट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4th, शेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हेन वाज फर्स्ट ट्रेजरी बिल इशूड इन इंडिया? इंडिया में सबसे पहला ट्रेजरी बिल कब इशू किया गया? तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको याद नहीं है तो इस वीडियो को फिर से देखें, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अ कॉर्पोरेट वुड बी एलिजिबल टू इशू कमर्शियल पेपर? कौन सी कॉर्पोरेट कंपनीज कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है? तो सबसे पहले हम एक बार ऑप्शंस को देख लेते हैं। ऐसी कंपनी जिनकी टैंजिबल नेट वर्थ क्या होनी चाहिए? 20 करोड़ से कम होनी चाहिए। सेकंड ऑप्शन में कह रहा है 10 करोड़ से कम होनी चाहिए उनकी टैंजिबल नेट वर्थ। थर्ड ऑप्शन में 4 करोड़ से कम होनी चाहिए थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 4 करोड़ से कम होनी चाहिए, एंड फोर्थ में कह रहा है 5 करोड़ से कम होनी चाहिए। जब मैंने आपको कमर्शियल पेपर को डिटेल में बताया था तो मैंने आपको ये भी क्लियरली बताया था ऐसी कंपनीज जिनकी टैंजिबल नेट वर्थ 4 करोड़ से कम है तो वो क्या कर सकती, वो कमर्शियल पेपर को इशू नहीं कर सकती। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऐसी कंपनी जिनकी टैंजिबल नेट एसेट्स नॉट लेस देन 4 करोड़, 4 करोड़ से कम नहीं है, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा है, वो क्या कर सकती है? कमर्शियल पेपर को इशू कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ सीडी? सीडी की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और साथ में ये भी बताएं कि कमर्शियल पेपर की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि एग्जाम में दोनों में से कुछ भी क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि कमर्शियल पेपर की मिनिमम वैल्यू क्या है या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट की मिनिमम वैल्यू क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैच्योरिटी पीरियड ऑफ कैश मैनेजमेंट बिल? कैश मैनेजमेंट बिल का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? तो जब हमने कैश मैनेजमेंट बिल के बारे में पढ़ा था तो यहाँ पे हमने क्लियरली पढ़ा था कि सीएमबीएस का जो पीरियड होता है मैच्योरिटी पीरियड वो 90 डेज से कम होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, लेस देन 90 डेज। तो ये थे
मनी मार्केट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। अब ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट में हम कैपिटल मार्केट के बारे में जानेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। Now let us understand the rates involved in banking system. Let us firstly have a look at the banking system of India. Now all the banks in India comes directly under the Reserve Bank of India, that is the RBI. There are two major type of banks. One is the scheduled bank, the other is the non-scheduled banks. Now, the scheduled banks are those who satisfy the Banking Regulation Act of 1965 and who has a working capital above 5 lakhs, whereas the non-scheduled banks does not fulfill the norms of the Regulation Act and the working capital is less than 5 lakhs. Now, there are two types of scheduled banks. One is the commercial bank and the other is the cooperative banks. The commercial bank can be a public sector bank like SBI, Orient Bank of Commerce, and so on. Then we have private sector banks like ICICI, Axis, HDFC. The foreign banks. The foreign banks are those who has to fulfill the norms of the RBI as well as their host country. And we have regional rural banks. These are the banks which are established to reach out the people in the rural areas. The cooperative banks are usually used to fund small businesses. They can be either state or district banks. Well, once we understood the banking system, now let us understand different rates involved in the banking system. We have RBI, the bank, and the customer. Now, if the customer deposits some money in the bank, not all the amount goes to the bank's wallet. It has to give some amount of that money to the RBI. What is the exact amount that is to be given to the RBI? That is decided by the cash reserve ratio. So if the cash reserve ratio is 5% and the customer deposits 1,000 rupees in the bank, then 5% of it, that is 50 rupees, goes to the RBI and the remaining amount goes to the bank's wallet. Now, once the bank has the money, it can think about earning money from it. How does it earn money? It gives away loans. Now consider the situation where the bank gives away all the amount it has in the form of loans. It will earn some profit in few months. But if at the same time the customer asks to withdraw his own amount, then the bank does not have any money to give. Hence, the bank could not give away all of its money in the form of loans. It has to invest some amount in the liquid assets. Now, what are liquid assets? It can be government bonds, it can be gold, and so on. So, what is the amount to be invested in the liquid assets? That is decided by the SLR. Now, if the SLR is 20%, then the 20% of the amount which bank has to be invested in the liquid assets. And the remaining amount can be used by the bank for its daily expenses or for giving away loans. Now, if the customer asks for this money, he can sell the liquid assets to the RBI and get the amount to give it to the customer. If the customer does not ask for the money, the bank has to keep that invested amount as it is, and it will also earn interest at some rate from its investments. Now, consider a situation where the bank does not have enough money to meet its daily expenses or to give away loans. What it does, it calls up RBI and asks for some money. The RBI agrees to give the money, but at a certain rate of interest. That rate of interest is called as a repo rate. Now, the loan can be for the short term or for the long term. The rate charged for the short term loans is called as a repo rate, where the rate charged for the long term loans is termed as bank rate. Once the bank has the money, it can now give away that money to their customers at loan. Now, bank has to earn profit. Hence, it charges more rate of interest on the loan than the repo rate. Now, if RBI decides to increase the repo rate, the rate of loan also increases. Whereas, if RBI decreases the repo rate, the rate of interest on the loan also decreases. Hence, by controlling the repo rate, RBI can control the amount which is there in the economy. Now, the minimum rate of interest which is charged by the bank to the end consumer is called as the base rate.
the base rate is decided by the bank itself and not RBI. Now, consider another scenario. If the bank has excess money, it could decide to deposit some amount in RBI. In return, RBI pays some rate of interest to the bank. That is called as the reverse repo rate. So these are some important rates to understand in the banking system. So students, I hope you are now clear with the treasury bills, commercial papers, certificate of deposits, collateral borrowing and lending obligations, and repos. Now these are the money market instruments as we have gone through in the entire video. दो वीडियो मैंने आपको दिखाया है जिसमें पहले में आपने ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स एंड ऑल देखा, एंड दूसरा वीडियो जो था जिसमें आपने रेपोज और वो सब देखा, रेपो, रिवर्स रेपो एंड ऑल दोस थिंग्स. नाउ ये सब जो है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो 100% सेफ होते हैं. लॉन्ग टाइम के लिए भी बोल सकते हो, शॉर्ट टाइम के लिए भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे सेफ्टी जो है 100% होती है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट रहता है. एंड दैट्स व्हाई द सेफ्टी इज फार बेटर. नो डाउट द अर्निंग विल बी लेस, interest rate will be less, profit will be less, whatever the things you consider, it will be less, but safety will be far better than any other instruments. And most important is that you can easily convert these instruments into liquid. लिक्विडिटी में आप कभी भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो. आपको पैसे चाहिए, ऐसे ही ट्रेजरी बिल्स दे दिए, आपको पैसे मिल जाएंगे. कमर्शियल पेपर्स दे दिए, आपको पैसे मिल जाएंगे. So it's really good actually. But this is applicable for the government, for the multinational companies, for the global companies and few others where they can go with such things. But small enterprises, medium enterprises, they are not able to do so. So with special reference to the government itself, they can go with the treasury bills, commercial papers, bonds and all those things. Now repo की अगर हम बात करें तो आज होम लोन का इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? फ्रॉम योर नॉलेज, स्पेसिफिक मुझे नहीं चाहिए, एग्जैक्ट नहीं चाहिए, जो भी आपको मालूम है, होम लोन का इंटरेस्ट रेट अभी कितना चल रहा है? होम लोन, डियर, होम लोन का इंटरेस्ट रेट, होम लोन जो घर लेने के लिए हम लोन लेते हैं उसका इंटरेस्ट रेट. यस, 6.8 एग्जैक्टली. ये इंटरेस्ट रेट अभी जो है वो मार्केट में चल रहा है. एग्जैक्टली राइट, यू हैव आंसर्ड फॉरजन, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट. तो ये इतना इंटरेस्ट रेट, पहले इंटरेस्ट रेट अगर आपको मालूम था तो काफी ज्यादा था, जो बताया 12-14, वो काफी पुरानी बात है. बट यस, एक टाइम पे उतना इंटरेस्ट रेट भी था. देन इट कम्स टू 12, देन 10, देन 9 और 8 के बीच में काफी टाइम रहा. देन लेटर ऑन उसके बाद बिलो 7 का इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको मिल रहा है अगर आप लोन, होम लोन विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू होम लोन बिलो 30 lakhs,
30 लाख या तो उसके नीचे की होम लोन अगर आप ले रहे हो तो आपको 6.75 या तो 6.8% में वो लोन मिल जाएंगी। एंड द क्रेडिट गोज टू द रेपो एंड रिवर्स रेपो, क्योंकि गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने रेपो रेट जो है वो कम किया है, जिसकी वजह से बेस रेट कम हुआ है। एंड बेस रेट कम हुआ है, उसी वजह से होम लोन जो है वो इतने कम इंटरेस्ट रेट में मिल रही है। बट ये फ्लैट इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहेंगे। आपने लोन ली है तो वहां पे ये इंटरेस्ट फिक्स नहीं होगा। अगर गवर्नमेंट वहां पे रेपो रेट बढ़ाती है तो आपका ये 6.8 है, वो 7 पॉइंट भी हो सकता है। अगर गवर्नमेंट फिर से रेपो बढ़ाती है तो 7.5 भी हो सकता है। सो फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट वाली ये लोन यहाँ पे रहेगी। एंड द क्रेडिट गोज टू द रेपो। So now, any doubts for this money market instruments, treasury bills, commercial papers, certificate of deposit, collateral borrowing and lending obligations, and repos? Any doubts for the same class? Okay, good. So these are the explanation for the same. You guys please read it out, and if you do have any issues or query, I'm available. Please ask to me. You can read this out. T-bills, treasury bills are short-term promissory note issued by the government, or you can say RBI, on behalf of the central government. It is usually issued at a discount for a specific period, 91 days, 182 days, 364 days. Treasury bills are available. It does not carry regular interest payment as it is issued at a discount. Discount rate पे issue करते हैं, जैसे कि मैंने आपको bond में समझाया था. T-bills are zero risk instruments, जो मैंने आपको बताया था. Treasury bills are available for a minimum amount of 25,000 and in multiple of that. And treasury bills are negotiable instruments. Then CP, commercial papers. CP is an unsecured promissory note issued with a fixed maturity by a company and approved by the RBI. This was introduced in India in 1990. The period of maturity may range from 7 days to 1 year. It's like a promissory note only, where one person is lending money to the another person.
It is usually issued at a discount on the face value. It is a debt instrument issued by large credit-worthy companies as a means for short-term finance, working capital needs. जो मैंने आपको बताया था, बड़ी-बड़ी कंपनीज इनसे पैसा कलेक्ट कर सकती है, but not useful for the layman. Then certificates of deposits. Are you there, class? Are you reading the slides? Okay, thank you. Please continue. Please feel free to ask any questions if you have. Please feel free. I'm always accessible. I'm open. Please don't feel hesitate. If you do have any questions, any doubts, even a small doubts or silly doubts, feel free to ask. Don't feel hesitate. Certificate of deposits is a negotiable money market instruments, short-term time deposit, debt instruments issued by bank or financial institutions. प्रोमिसरी नोट मतलब क्या है कि जैसे कि आज आपने पैसे लिए हैं तो यू आर गिविंग प्रोमिस इन रिटर्न, आप राइटिंग में उसको प्रोमिस कर रहे हो कि मैं आपके पैसे आपको वापस करूंगा। आप राइटिंग में उसको प्रोमिस कर रहे हो कि मैंने जो भी आपसे पैसे लिए हैं वो मैं आपको सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर, उसमें वो भी लिखा होगा। जनरली प्रोमिसरी नोट जो है वो 1 साल या तो उनसे कम टाइम पीरियड के लिए रहता है। प्रोमिसरी नोट आप भी करवा सकते हो, मैं भी करवा सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे पैसे की ज़रूरत है और मैंने आपसे पैसे मांगे कि आप मुझे
₹10 1 साल के लिए उधार दीजिए, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 1 साल के अंदर ये पैसे मैं आपको वापस दे दूंगा। तो ये लेमैन, कॉमन मैन जो है, मैंगो पीपल जो है, वो भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिसको हम प्रोमिसरी नोट बोल सकते हैं। गवर्नमेंट भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करती है, अलग अलग कंपनीज भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो सभी राइटिंग में, रिटर्न में रहता है कि भाई मैंने इसको इतने पैसे दिए हैं, वो मुझे प्रॉमिस कर रहा है कि वो इतने टाइम में मुझे वापस लौटा देगा। एंड सपोज अगर वहां पे वो वापस नहीं देता है, तो उसके ऊपर आप लीगल केस जो है वो फाइल कर सकते हो, क्योंकि उसने आपको राइटिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वापस करूंगा। एंड प्रॉमिस मैटर्स अ लॉट। अगर आप वो वापस नहीं करते हो तो आपके ऊपर धोखाधड़ी का केस लग सकता है, प्रॉमिस ब्रेकिंग का केस लग सकता है, चीटिंग का केस लग सकता है, अलग अलग कई सारे केसेस जो है वो आपके ऊपर लग सकते हैं। सो प्रोमिसरी नोट इज अ नोट in a written form, or you can say it's a mutual contract between lender and borrower, where borrower gives promise to return the money in a certain time period. So is it clear, Dimant? Okay. नाउ फॉर्जन, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ऐसा एक हमारे यहाँ पे एक्ट है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्ट आप प्रोमिसरी नोट तोड़ने वाले के ऊपर केस कर सकते हो। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज सेम लाइक प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट का दूसरा नाम जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि भाई एक साइन की हुई प्रोमिसरी नोट है, जिसमें आपको IOU, ये मैं आपको रिटर्न में देता हूं, IOU, जस्ट अ सेकंड, जिसको आप शॉर्ट में ऐसा भी बोल सकते हो, IOU। आपने मुझे पैसे दिए हैं, दैट्स व्हाई IOU। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट is same like promissory notes, there is no difference in that, both are similar। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स जो है आप उसको ट्रांसफर भी कर सकते हो। जैसे कि आज आपने मुझे ₹10 दिए थे, अब आप बोल रहे हो कि सर मैंने आपको ₹10 दिए हैं, बट नाउ आप ये ₹10 जो है वो धीमंत को वापस कर देना। मैंने धीमंत से लिए थे ₹10, तो अब आप ये धीमंत को दे देना। तो ऐसे ट्रांसफर भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे एक बात और भी है कि नो डाउट उसका टाइम लिमिट जो है वो रहता है कि मैं आपको इतने टाइम में वापस लौटा दूंगा, बट उसमें एक क्लोज ऐसा भी रहता है कि वो टाइम लिमिट या तो उनसे पहले आपको उसे लौटाना पड़ेगा, और जब भी सामने वाला बंदा जिसने आपको पैसे दिए हैं अगर उसको पैसे चाहिए, तो आपको सर्टेन टाइम पीरियड का नोटिस देके भी वो अपने पैसे वापस मांग सकता है। वो नोटिस पीरियड भी उस प्रोमिसरी नोट में लिखा हुआ होगा, जैसे कि 1 वीक का है, 15 डेज का है, 30 डेज का है, एंड सो ऑन। अगर जिसने आपको पैसे दिए उसको सडनली इमरजेंसी आ गई और पैसा चाहिए, तो आपको 7 दिन का नोटिस देके वो अपने पैसे वापस मांग सकता है, एंड यू आर बाउंड टू गिव इट बैक। क्लियर क्लास? Okay. So please read this out, certificate of deposits. CBLO,
Okay, class. Then we'll keep up to this only. Now, in the next session, we'll start with the real estate. And within next 2 sessions, we'll complete our first module. So that's it for the day. Thank you so much, class. Enjoy your day. Stay safe. Thank you.